Hello learners, welcome to your learning space. In today's video, we will focus on another topic of atomic structure. टॉपिक जो हमारा चैप्टर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और मे बी आपके में पेरियोडिसिटी हो, पेरियोडिसिटी या पेरियोडिक टेबल करके, बट स्टिल टॉपिक सेम रहेंगे. आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी से पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुके हैं, तो वो वहाँ से आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ा आसानी हो सकती है. अब होता क्या है, ध्यान से देखना. जब एक एटम, आइसोलेटेड एटम मतलब सिर्फ एटम है, इसमें कोई मॉलिक्यूल वगैरह नहीं है, ये मॉलिक्यूल से आइसोलेट कर दिया गया है, सिर्फ एटम की बात हो रही है यहाँ पे, और वो आपका है गैसियस स्टेज में. ध्यान रखना, जब एक एटम गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है. अब मुझे यहाँ पे हो क्या रहा है वो आपको बताना है. देखो, प्लस है पॉजिटिव, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है. ध्यान से देखना, ये यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है. अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा होता तो एनर्जी रिलीज होती, लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो ये अट्रैक्शन है इसके अपोजिट हमें काम करना है. तो इस अट्रैक्शन को खत्म करना होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा. तो इस अट्रैक्शन को कम करने के लिए या इस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें इसको देनी पड़ेगी एनर्जी. ध्यान से देखना हो क्या रहा है. जो न्यूक्लियस था उसके अपने इलेक्ट्रॉन पर पकड़ थी, लेकिन मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ से रिमूव करना है, तो मुझे यहाँ पर जो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, और उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं इसको दूंगी एनर्जी. जैसे यहाँ पर एनर्जी देंगे हम, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा इस एनर्जी के जरिए, ठीक है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस एटम, गैसियस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को ही कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे आप. तो क्या है आयनाइजेशन एनर्जी? अगर हमें किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी एनर्जी को कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है. यहाँ पर ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है हम आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करेंगे, ठीक है. कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मे बी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि पहले यहाँ मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, फिर उसको आइसोलेटेड एटम बनाएंगे. आइसोलेटेड एटम भी अगर लिक्विड में होगा तो उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम में चेंज करना पड़ेगा, तब यहाँ पर तब जाके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है. लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है. आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की है, यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है. जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेती हूँ, नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है. नाइट्रोजन हमको गैसियस, नाइट्रोजन का गैसियस एटम लिया है हमने, और यहाँ पर कुछ एनर्जी मैं इसको दूंगी, और इस एनर्जी को देने के बाद ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा. तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, ये भी गैसियस ही होगा. तो यहाँ पर ये जो एनर्जी होगी वो इस नाइट्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी. यही क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसी एनर्जी को देने की वजह से जो नाइट्रोजन है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, ठीक है. तो ये तो होती है आयनाइजेशन एनर्जी. अब आयनाइजेशन एनर्जी की बात आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अगर मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी
सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि सबसे पहले मुझे पता है मैंने एक गैसियस एटम लिया और उसमें कुछ एनर्जी देकर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा कैटायन बन जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। लेकिन ये जो एनर्जी है दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव है, ये जो यहाँ पर हमारा कैटायन बनना है, इसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं इसको भी एनर्जी देने के बाद, ठीक है। तो अगर मैं इसी में से दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मैं क्या लिखूंगी कि ये जो पहले से हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम का कैटायन बना था उसको मैंने फिर एनर्जी दी और फिर इसने क्या किया, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक पॉजिटिव पहले से था, अब की बारी दो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी गैसियस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अब ये आयनाइजेशन एनर्जी ना कहला के, ये हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था। आयनाइजेशन एनर्जी ना कहला के सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कहा? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये एनर्जी है इसको हमने यूज किया है पहले कैटायन में से भी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेम ऐसे ही थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है। कैसे? मैं इसी को दोबारा यूज करूं, दो इलेक्ट्रॉन हमारे इस एटम में से पहले से निकल गए हैं और फिर इसको मैंने एनर्जी दी, अब की बार फिर एनर्जी दी तो ये फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव होंगे तीन पॉजिटिव हो जाएंगे। अब की बार जो ये आयनाइजेशन एनर्जी है ये हमारी हो जाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी एंड सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, पहली आयनाइजेशन एनर्जी को छोड़कर बाकी जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है, आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ है, ये सब हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में आती है। ये हमारी किस में आती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं उनमें जो हमें एनर्जी का अमाउंट यूज़ करना पड़ता है वो नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा करना पड़ता है। इसका रीज़न क्या होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम बार बार ये इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं। पेरियोडिसिटी में होगा क्या, ध्यान देना। पहले मेरे पास माना एक एटम था, मैंने इसका ले लिया, माना मेरे पास इसमें 9 प्रोटॉन थे, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन भी कितने घूम रहे होंगे उस टाइम? 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, 9 प्रोटॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे। पहले मैंने क्या किया, इसको एनर्जी दी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी तो अब मेरे पास प्रोटॉन तो अभी भी सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब की बार अब हमारे पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो ठीक था, इसने जितनी भी एनर्जी ली हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा, आप ध्यान देना, आगे क्या होगा, जो आ, ये है, अब इसको हम फर्दर यूज करेंगे। हमारे पास 9 प्रोटॉन स्टिल है और जो अब की बार इलेक्ट्रॉन है वो कितने बच गए, इलेक्ट्रॉन है अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका था। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमें पता है कि पहले तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को 9 प्रोटॉन्स पुल कर रहे थे तो स्ट्रांगली हेल्प किया हुआ था। लेकिन अब की बारी क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर तो इसकी पकड़ ज्यादा होगी ना, क्योंकि खींचने वाले यानी कि प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में या पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। पहले सेम थे लेकिन अब की बारी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है, तो इसको ज्यादा तेजी से ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा, ज्यादा स्ट्रांगली हेल्प किए रहेगा। इट मीन्स अब मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, भाई पहले मुझे जितनी एनर्जी देनी थी उससे अब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले अट्रैक्शन फिर भी नॉर्मल था, लेकिन अब की बारी यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो गया है, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है। अब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है तो मुझे इस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए एनर्जी भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इस अट्रैक्शन को ही तो मुझे ब्रेक करना है और इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के बाद ही तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है
सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या ये रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मुझे यहाँ ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि मुझे अब की बार सेकेंड टाइम में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या रहेगा, मतलब हमारे पास बचेगा क्या, 9 प्रोटॉन स्टिल है और बच गए सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन हमने फिर निकाल दिया है। अब इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे हम, तो क्या होगा, 9 प्रोटॉन, देखो इसी को फर्दर आगे रिएक्शन करेंगे। अब हमारे पास 9 प्रोटॉन है और सराउंडिंग में है हमारे पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो। अब मुझे क्या करना है, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो अब की बारी तो देखो 9 प्रोटॉन जो है 7 इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली पुल करेंगे, बिल्कुल जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि प्रोटॉन 9 ही है और इलेक्ट्रॉन लगातार कम हो रहे हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉनों को नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉनों पर इसकी पकड़ ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 9 प्रोटॉन स्टिल और 6 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो E3 की वैल्यू आपकी E2 से भी ज़्यादा होगी और E2 की वैल्यू तो E1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी है, और ये इसके आगे जितने भी होंगे ये क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इन एनर्जीज की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है, ये आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन से ऐसे फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन से फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज सिंपल सा है, हमें पता है सब कुछ। क्या पता है, न्यूक्लियर चार्ज देखो, जैसे जैसे न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ाऊंगी तो मुझे पता है कि इसका बाहर के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ भी क्या होगी, बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे इन इलेक्ट्रॉनों पर इसका जो इन इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इनका जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मुझे इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। दोबारा सुनो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा, तो हमारा बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा तो अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ से इस जगह से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इस जगह से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन मतलब एक की वैल्यू बढ़ेगी तो भाई दूसरी भी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज के बाद आता है न्यूक्लियर चार्ज के बाद आता है हमारा
साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज के बाद हम पढ़ते हैं साइज ऑफ एटम। यही सेम चीज़ें हमने वहाँ भी पढ़ी थी, कहाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। सेकंड है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, ठीक है। साइज ऑफ एटम में क्या होगा, हमें पता है अगर एटम का साइज बढ़ रहा है, जो एटम है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज इंक्रीज होगा तो हमारा क्या पता है, देखो यहाँ पर प्रोटॉन है, ये एक एटम बनाया मैंने, और अब की बार जो दूसरा ये प्रोटॉन है, न्यूक्लियस, यहाँ पर जो एटम बनाया है वो बड़े साइज का बनाया है। अब होगा क्या, जब ये छोटा था, साइज एटम का छोटा था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में थे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस के पास में होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लेकिन अब की बार यहाँ क्या हुआ, एटम बड़ा है, एटम बड़ा है मतलब जो बीच के प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आउटर मोस्ट से ही तो करेगा, सबसे बाहर से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा ना, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इसकी जो पकड़ है, इसकी पकड़ कम हो जाती है, ये जो स्ट्रांगली हेल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ये वीकली हेल्ड करेगा, ठीक है, तो वीकली हेल्ड करेगा इसको, तो क्या होगा, वीकली हेल्ड करने पर इसका मतलब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी ही तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा, साइज ऑफ एटम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के, आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या, रिलेशन बनेगा, रिलेशन किसका, साइज ऑफ एटम अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, साइज ऑफ एटम देखो यहाँ पर बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्टर है नेक्स्ट फैक्टर यानी कि थर्ड फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग फैक्टर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन या सिल्डिंग इफेक्ट भी इसको कहते हैं, इसको सिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, ये मेरा बीच में न्यूक्लियस है, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल हो गया, आउटर मोस्ट सेल के इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल है तो इसके अंदर भी कुछ सेल प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर जो सेल होंगे उनमें भी तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनमें भी मैंने मान लिया कि यहाँ यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इस तरीके से कहीं भी अभी रैंडम मान लेते हैं, कोई पर्टिकुलर तो मैंने एलिमेंट का एग्जांपल लिया नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, ध्यान देना, होगा क्या, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन तो होगा, ये अट्रैक्शन तो ठीक है, हमें पता है कि ये अट्रैक्शन होता है, एक प्रोटॉन का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, क्या, एट द सेम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के आसपास है, तो इन इलेक्ट्रॉनों के साथ यहाँ पर ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन का अंदर के इलेक्ट्रॉनों के साथ
इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के इलेक्ट्रॉनों के साथ एक रिपल्शन भी देखने को मिलेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिपल्शन भी देखने को मिलेगा। अब इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इस रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन की वजह से जो पहले, इस रिपल्शन की वजह से जो पहले आपका अट्रैक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो फाइनली हो क्या रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कहते हैं, ध्यान देना, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कह रहे हैं, ये जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉनों के साथ रिपल्शन शो करता है, अंदर के इलेक्ट्रॉनों के साथ रिपल्शन शो करता है, और इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। किसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ध्यान देना मैं क्या बता रही हूँ, क्या ट्राई कर रही हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसको जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम करते हैं। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के लिए जो था, वो बीच के इलेक्ट्रॉनों की वजह से, बीच के इलेक्ट्रॉनों की वजह से रिड्यूस हो जाता है। बीच के इलेक्ट्रॉनों की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के लिए जो अट्रैक्शन था वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि बीच के इलेक्ट्रॉनों के साथ ये रिपल्शन करता है और यहाँ से दूर जाने का ट्राई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच के इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर का न्यूक्लियस था उसके साथ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी वजह से शो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अंदर आपके जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए उतना टफ हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ अपना जो अट्रैक्शन है उसको बनाए रखना, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही बात है। ये जो इफेक्ट है जितना ज़्यादा होगा उतना हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, भाई अंदर के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं या अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का बता देती हूँ कि किसकी पावर ज़्यादा होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए एस ऑर्बिटल्स की पावर ज़्यादा रहती है देन पी ऑर्बिटल, और उसके बाद डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की पावर है, पावर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब एस ऑर्बिटल ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, पी ऑर्बिटल उसके बाद करेंगे, डी ऑर्बिटल उसके बाद, यानी कि एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलने का काम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो जेड इफेक्टिव, देखो ये जो जेड इफेक्टिव होता है एक्चुअल में, जो जेड इफेक्टिव होता है वो हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग, न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये जो जेड इफेक्टिव है यानी कि प्रोटॉन कितना कंट्रोल करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो एटॉमिक नंबर के साथ यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ किस पर भी डिपेंड करता है, शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है, शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद है पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसके बाद है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट भी क्या है वो समझाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ,
पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट की मैं बात करूं तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट हमारा रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता क्या है, देखो जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करूँ तो ये भी सबसे, पेनिट्रेशन इफेक्ट वो ऑर्बिटल या उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शो करेंगे जो हमारा न्यूक्लियस के क्लोज होगा। न्यूक्लियस के सबसे क्लोज हमें पता है हमारा एस ऑर्बिटल रहता है, फिर उसके बाद हमारा पी ऑर्बिटल रहता है, देन हमारा डी ऑर्बिटल रहता है। यानी कि अगर मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट एस ऑर्बिटल शो करेगा, देन पी ऑर्बिटल शो करेगा और देन डी ऑर्बिटल शो करेगा। ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट होता क्या है या कैसे ये पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, देखो जो ये प्रोटॉन है इस प्रोटॉन का सबसे ज़्यादा प्रोटॉन की पकड़ किस पर होगी, एस ऑर्बिटल पर होगी, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना बहुत टफ होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना टफ होगा। ठीक है, और पी ऑर्बिटल से भी टफ होगा लेकिन एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इजी पड़ेगा। डी ऑर्बिटल से सबसे इजीली आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मतलब एस और पी के कंपैरिजन में आप डी ऑर्बिटल से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो ऑर्बिटल या जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के क्लोज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एस पी डी, इस तरीके से मैं दिखा सकती हूँ आपको। जो न्यूक्लियस के क्लोज प्रेजेंट होते हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है, यानी कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। देन उसके बाद जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन आप एनर्जी देखोगे तो थोड़ा कम होगी, और सबसे जो बाहर के होंगे यानी कि जिनका न्यूक्लियस की जिन पर पकड़ कम है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहती है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट नॉर्मली न्यूक्लियस के कौन नज़दीक है उससे डिसाइड होता है, और जो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाना उतना मुश्किल होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में सबसे नज़दीक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर पी ऑर्बिटल्स होते हैं, देन डी ऑर्बिटल होते हैं। तो जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। पेनिट्रेशन मीन्स नॉर्मली होता है कि किसी को भेदने की पावर, किसी को भेदने की पावर, यानी कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको एस से इस यहाँ पर भेदा जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो एस यहाँ पर क्या करेगा, वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एस का होगा तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, भेद पाना मुश्किल होगा, इस ऑर्बिटल को भेद पाना, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि एस पर जो पकड़ है वो न्यूक्लियस की यानी कि प्रोटॉन्स की बहुत ज़्यादा रहती है। तो नॉर्मली पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है ये कहता है कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना उतना मुश्किल होगा। तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, पी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे कम, और फिर डी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यही पेनिट्रेशन इफेक्ट है। इसके बाद है लास्ट इफेक्ट की हम बात करेंगे। तो लास्ट इफेक्ट जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं अगर बात करूं तो आई नो कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर होंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते हैं वो भी बता दूंगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे यानी कि एग्जैक्ट हाफ फिल्ड होगा, जैसे मैंने ये ले लिया, या एग्जैक्ट फुली फिल्ड होगा, या एग्जैक्ट हाफ फिल्ड होगा। तो हाफ फिल्ड भी आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या फुली फिल्ड होगा।
इन केसेस में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना, हमें पता है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगी तो निकाल लूँगी तो P3 जो है P2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं होता है, जबकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ कभी भी जाना चाहेगा नहीं, नहीं जाना चाहेगा। इट मीन्स ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी। फिर क्यों लगेगी बहुत ज़्यादा एनर्जी? क्योंकि भैया तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, और कोई भी अनस्टेबल नहीं होना चाहता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखेंगे ना कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ना जाए। अगर ये चले जाएगा तो हम अनस्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी तब तुम कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, अब एट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम आएगा भाई। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाफ फिल्ड से भी ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के जो अभी तक तुम P6 में चल रहे थे वो P5 में क्यों आना चाहेंगे, जबकि P5 अनस्टेबल है, P6 स्टेबल है। तो P6 से P5 में कोई भी क्यों आना चाहेगा? और नहीं आना चाहेगा तो भैया एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी जब दोगे तब जाके ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर स्टेबल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट इतना था। नाउ अब आगे एक एक्सेप्शंस वाले कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है इट इज़ लोअर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ये कम है किससे? मैग्नीशियम से। इनके किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये कह रहा है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन एल्यूमिनियम की कम है। जबकि अगर मैं आपको बताऊं, हम सेकेंड लिथियम में अगर मैं बताऊं थर्ड थर्ड पीरियड में हम मूव कर रहे हैं, तो वी नो कि सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा और मैग्नीशियम के बाद यहाँ एल्यूमिनियम आएगा। और हमें पता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन ये तो एक्सेप्शन हो गया फिर ना, ये तो एक्सेप्शन हो गया भाई। ये तो कह रहा है कि नॉर्मली तो होनी क्या चाहिए थी? एल्युमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी मैग्नीशियम से, लेकिन ये कह रहा है कि मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एल्युमिनियम से। तो इसका रीजन बताओ, कह रहा है केस ऑफ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का केस है, और इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2s, 1s में 2 आ जाएंगे, फिर उसके बाद 2s2, 10 बनाने हैं मुझे, 2s2, 2p6, 3s2, हाँ इतने आएंगे। और उसके बाद एल्यूमिनियम का इसके एक बाद है, तो 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ा समझ आएंगी। क्या समझ आएंगी? देखो, ये लास्ट ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो लास्ट से ही जाएगा। ये हमने पी का कर लिया। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। यहाँ पी में 0 है भाई, पी में कुछ नहीं है। इधर 3 का पी 0 है और इधर 2 का एस फुलफिल है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे होगा क्या इफ, अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर जो मेरा अभी तक 3s2 फुली फिल्ड था अब वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी से थोड़ा अनस्टेबिलिटी की तरफ आएगा। इसका मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम देखो, भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अगर तुम रिमूव कर दो ना, ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन को भी अगर तुम निकाल दो तो तुम्हारे पास सिर्फ 3s2 बचेगा, यानी कि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब आ रहा है? जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल जाएगा ना, इसको तो तुम थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा कि भैया हम चलते हैं, क्योंकि हमारे जाने से ही तुम्हारी खुशी है, ठीक है, हमारे जाने में ही तुम खुश रहोगे, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन अगर चले गया भैया, तो हमारा जो स्टेबिलिटी है वो मोर देन बिफोर हो जाएगी, पहले से ज़्यादा। इट मीन्स इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम रहेगी। तो यही तो कह रहा है कि एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम रहती है, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहती है। रीज़न मैंने आपको समझा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रीज़न रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वेरिएशन देख लेंगे, ठीक है। वेरिएशन अलोंग ग्रुप और पेरियड देख लेंगे, उससे पहले एक और एक्सेप्शन का केस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन का केस है कि जो बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बोरॉन से। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बोरॉन से, आयनाइजेशन एनर्जी, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, सॉरी, उससे पहले हम देख लेते हैं कि बेरिलियम और बोरॉन लाई कहाँ पर करते हैं। तो सेकंड पेरियोड की आप बात करेंगे तो मुझे पता है लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, देन यहाँ पर कहीं बोरॉन आता है, और ये हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। इसका मतलब नॉर्मल जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग तो बोरॉन का बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट मूव करने पर जो पेरियोडिक वेरिएशन हम देखते हैं उसमें आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि, चलो पहले एक काम कर लेते हैं ना, पहले हम वेरिएशन देख लेते हैं, वेरिएशन अलोंग पेरियोड। तो जब वेरिएशन अलोंग पेरियोड देखेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करने में और मजा आएगा। वैसे है कुछ नहीं इसमें, जैसे इससे प्रीवियस मैंने दिखाया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस एलिमेंट चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं वेरिएशन। वेरिएशन अलोंग आयनाइजेशन एनर्जी चल रही है, आयनाइजेशन एनर्जी में हम देख रहे हैं वेरिएशन अलोंग, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। जो पीरियड है उसमें कैसे वेरिएशन चलेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे एलिमेंट्स जो हैं आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करेंगे, कैसे एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करेगी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, यानी कि पेरियोड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर। अब मैं पेरियोड की बात करूँ, ये हमारा पेरियोड है, हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो वी नो, हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो एटॉमिक नंबर है दैट विल इंक्रीज, ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। और शेल नंबर हमें पता है कांस्टेंट रहता है, शेल नंबर तो पेरियोड के बराबर होता है, सेम पेरियोड में चल रहे हैं तो शेल नंबर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, शेल नंबर कांस्टेंट है, तो हमें पता है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा रहेगा। अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच अट्रैक्शन? बिटवीन न्यूक्लियस
न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ज़्यादा लगेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट भैया मूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वी नो, हम क्या जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है और शेल नंबर कांस्टेंट रहता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इन दोनों में जो है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगी वही तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का केस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं आऊँगी क्वेश्चन पे और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इज केस ऑफ एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सब में नहीं चलता है तब हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं और एक्सेप्शन का भी रीजन होता है। एक्सेप्शन का केस है और ये कहता है कि जो बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होती है, इसको एक्सप्लेन करो। जबकि हम बात करेंगे, हमें पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इसका मतलब तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए इन जनरल। इन जनरल तो यही होना चाहिए ना, इन जनरल ये होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है बोरॉन से। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो भाई, सब समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये आपका 1s2 2s2 में चले जाएगा एंड यहाँ देखोगे 1s2 2s2 2p1, बेरिलियम और बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मैंने 3p में चल रहा था। ठीक है, उम्म, तो यहाँ पर क्या होगा 1s2 2s2 2p1, 2s2 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब हमें पता है अगर मैं बेरिलियम के से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करूँ तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। और जबकि यहाँ की बात करें तो ये तो फुली फिल्ड नहीं है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से इसको फ़ायदा है, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद यहाँ पर फुली फिल्ड दिखेगा। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब दिखेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। वही तो ये कह रहा है कि बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरॉन की कम होगी, बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरॉन की कम होगी। एक्सेप्शन का केस जनरल से एक्सेप्शन के केस में आता है, बट इसका रीजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे वेरिएशन इन, वेरिएशन हमने देख लिया था अलोंग पीरियड, ऑफ वेरिएशन अलोंग ग्रुप देखेंगे। वेरी, एक काम करते हैं, चलो यही ठीक है, वेरिएशन अलोंग ग्रुप, ग्रुप के अलोंग वेरिएशन आप देखोगे तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि ग्रुप हमारा टॉप टू बॉटम अगर चलेगा, टॉप से बॉटम की अगर तरफ अगर हम मूव करेंगे तो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? हमें देखने को मिलेगा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट एक और चीज़ यहाँ पर बढ़ती है, शेल नंबर, शेल नंबर बढ़ता है और हमें पता है कि शेल नंबर वाला इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ रहा है मतलब एटॉमिक साइज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब एटॉमिक साइज तेज़ी से बढ़ेगा तो एटम का साइज ही बहुत बड़ा हो गया है, तो इस प्रोटॉन का क्या न्यूक्लियस पर पकड़ बनी रहेगी, पकड़, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन
कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी और रिजल्टेंट आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कौन सा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो ग्रुप है उसमें ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर हमें देखने को मिलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब एक और एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। भैया केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होते हैं और एक्सेप्शन ही केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। होता क्या है, देखो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करो क्यों ज्यादा है, जबकि हमें पता है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो मुझे पता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तब ऑक्सीजन आता है। यानी कि ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट चलने पर तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से। ये जनरल केस है, जनरली क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होती है वो भी बता दूंगी। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे तो ये आपका 1s2 2s2 2p3 होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ड्रॉ कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 1 2 3 4। बस समझ आ गया ना क्या है, ये है एग्जैक्ट हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का केस है, इसका मतलब स्टेबल है, स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे उसके बाद हाफ फील्ड आ रहा है, उसके बाद हाफ फील्ड आ रहा है, कब, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव करेगा, ईजिली, ईजी टू रिमूव हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ईजी होगा रिमूव करने के लिए, ईजी टू रिमूव। ठीक है, इजी टू रिमूव होगा, इसका मतलब बहुत कम एनर्जी भी आप इसको दोगे तो ये यहाँ से चलते बनेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वही ये चीज़ कह रहा है। तो जनरल जो यहाँ पे ऑर्डर होता है वो फॉलो नहीं करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना। क्वेश्चन है 1.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम को, पोटेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। 1.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम है मेरे पास, इसमें से ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सीधा सीधा आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो पूछ रहा है, और यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज दी है। वैल्यू ये दी है कि जो पोटेशियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, दैट इज 419। ठीक है, और पोटेशियम का एटॉमिक मास गिवन है, दैट इज 939 AMU।
सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना बस। देखो सॉल्व कर रही हूँ। ये कह रहे हैं कि जो पोटेशियम है उसमें कुछ आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी और यहाँ पर पोटेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये हमें दी है 419। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम 419 किलो जूल 419 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल जो हमारी एनर्जी है ये हमें दे रखी है। इसका मतलब एक मोल के लिए इतनी एनर्जी है, इसका मतलब हमारा जो ये पोटेशियम है वो यहाँ पर एक मोल प्रेजेंट है। ठीक है, एक मोल पोटेशियम प्रेजेंट है और इतनी एनर्जी अगर हम उसको देंगे तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। अब मुझे ये पता है कि अगर मेरा एक मोल पोटेशियम प्रेजेंट है तो वो 39 ग्राम पोटेशियम होगा। 1 मोल पोटेशियम में 39 ग्राम पोटेशियम होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी एलिमेंट को हम उसके 1 मोल में लेते हैं तो उसका जो एटॉमिक मास होता है उतना ग्राम उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इंटर का। तो अब यहाँ पे इतना मुझे पता चल गया कि 1 मोल पोटेशियम लिया है तो वो 39 ग्राम होगा। अब ये हमें यहाँ पर क्या बताया है कि 1 मोल में जो एनर्जी लगी है दैट इज 419। इसका मतलब 1 मोल ही तो 39 ग्राम है। इसका मतलब 39 ग्राम पोटेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी इतनी ही लगेगी, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू ही तो है ना, दोनों सेम ही तो है भाई। यहाँ तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 मोल 39 ग्राम के इक्वल है तो मैंने 1 मोल की जगह 39 ग्राम रख दिया है। अब मुझे मैं यहाँ पर मुझे 1.5 ग्राम का निकालना है, तो 1.5 ग्राम से पहले मैं 1 ग्राम का निकाल लूँ। और किसी का भी हमें यूनिट में वैल्यू पता चल जाती है, एक की वैल्यू पता चल जाती है तो फिर कितना की ही निकालनी ईजी हो जाती है, क्योंकि एक पेन की वैल्यू मुझे पता है 5 रुपये है तो 2 पेन की वैल्यू मैं सीधा 5 × 2 कर दूंगी, तो जितने भी चाहिए होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 39 ग्राम है इसको मैं अगर 1 ग्राम बचा दूं, मतलब यहाँ पर कोई भी ग्राम न रखकर सिर्फ 1 ग्राम बचा दूं, तो ये वैल्यू मुझे इक्वल के अपोजिट भेजनी पड़ेगी और इक्वल के अपोजिट डिवाइड में जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 ग्राम अगर बचा दूं, 1 ग्राम पोटेशियम, तो मुझे पता है कि ये यहाँ पर इक्वल के अपोजिट जाएगा 39, तो वो जाएगा आपका डिवाइड में। इतना समझ आ गया। अब ये 1 ग्राम के लिए था, लेकिन मुझे 1 ग्राम का चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए 1.5 ग्राम के लिए। 1.5 ग्राम पोटेशियम के लिए अब कितनी एनर्जी लगेगी, 419 अपॉन 39। 1 ग्राम के लिए इतनी है तो 1.5 ग्राम के लिए इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 16.1 किलो जूल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 मोल के लिए दिया है, 1 मोल हमारा 39 ग्राम के इक्वल होगा, क्योंकि 39 इसका एटॉमिक मास है, तो कोई भी वैल्यू अगर मोल में होती है तो जितना इसका एटॉमिक मास है उतना ग्राम इसकी वैल्यू रहती है। तो 1 मोल के लिए 419 है तो 39 ग्राम के लिए भी 419 ही होगी, और 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 419 अपॉन 39 हो जाएगी, और 1.5 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 1.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, किसके लिए, 1.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम के लिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी में इतना ही रखते हैं।